नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं काल और वाच्य की, और आज के इस सत्र में हमारी चर्चा के विषय रहेंगे ये काल किसे कहते हैं, यानी काल की परिभाषा को अच्छी तरह हम समझ लेंगे। काल के भेद कौन कौन से हैं और उनकी क्या पहचान है, उस पर चर्चा करेंगे। वाच्य की परिभाषा और उसके स्पष्टीकरण पर चर्चा करेंगे और वाच्य के भेदों की बात करने वाले हैं। और ये दोनों ही विषय, ये दोनों ही टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को इन दोनों ही विषयों में काफी प्रश्नों के सही जवाब देने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस उम्मीद के साथ इस सत्र का आगाज करती हूं कि ये सारी दिक्कतें आपकी इन बिंदुओं से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो आज के सत्र के बाद दूर हो जाएंगी। और आज की इस चर्चा के आधार ग्रंथ होंगे हिंदी शब्द अर्थ डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु, जिनके बिना व्याकरण का नाम लेना ही असंभव है, हिंदी भाषा संरचना के विविध आयाम रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। ये दो पुस्तकें आज नई जुड़ी हैं क्योंकि काल से संबंधित मतभेदों के चलते किसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए, किसी एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए इन दो पुस्तकों का सहारा मुझे लेना पड़ा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रह गया है यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले काल आखिर कहते किसे हैं? तो दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी किस समय में कौन सी क्रिया किस स्थिति में है, यानी वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, जिस क्रिया के रूप से इस बात का बोध होता है उसे ही हम काल कहते हैं। और सामान्यतः हम काल की क्रिया की काल बोधक जो अभिव्यक्ति है उसको 3 वाक्यों के द्वारा यहां समझेंगे, जो आप संभवतः बचपन से समझते चले आ रहे होंगे। राम पढ़ता है, क्योंकि इस वक्त पढ़ रहा है, पढ़ने का समय है यह जो चल रहा है, इसलिए वर्तमान काल। राम पढ़ता था यानी पढ़ चुका, पुराने समय में पढ़ता था यानी भूतकाल, यानी बीते हुए समय का बोध। और राम पढ़ेगा यानी आने वाले समय में राम पढ़ेगा, यानी आगामी काल का बोध, भविष्यत काल। तो इन आधारों पर, इस प्रकार के काल विषयक बोध के आधार पर विद्वानों ने, वैयाकरणों ने 3 भागों में विभाजित किया है मोटे तौर पर काल को। और वो काल हैं चल रहा समय, वर्तमान काल, जो हम उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं, बीता समय, भूतकाल, आने वाला समय, भविष्यत काल। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कालों की। बहुत बारीक अंतर है दोस्तों कई कालों में, कई कालों के भेदों में, तो हमें उस बारीकी को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लेना होगा। तो वर्तमान काल के दोस्तों 5 भेद माने गए हैं मोटे तौर पर। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, जिसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां है संभाव्य काल। तो ये 5 भेद वर्तमान काल के विद्वानों ने माने हैं, यानी वर्तमान काल की अभिव्यक्ति इन 5 रूपों में हमें क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों से होती हुई दिखाई देती है। आगे चलते हैं, अब एक एक बिंदु पर बात करते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया व्यापार के आरंभ एवं उसके चल रहे समय में संपन्न होने का बोध जिस क्रिया के रूप से होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी मोटी बात क्या हुई कि कोई भी कार्य जो किया जा रहा है वो प्रारंभ भी चल रहे समय में हो रहा है और उसका समापन भी चल रहे समय में हो रहा है। तो जहां क्रिया के इस रूप से इस तरह का बोध हो वही सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। और इसके क्रिया के अंत में ता ते ती आते हैं कर्ता के अनुसार, और हूं हे हो आते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का खेलता है, मैं जाता हूं, लड़की खेलती है, तुम जाते हो, लड़के खेलते हैं, वे जाते हैं। तो इस तरह से हमें यह ध्यान में रखना है कि जब क्रिया में ता ते ती और हूं है हो आदि में से कोई भी क्रिया रूप आए तो हमें समझ लेना है कि बात सामान्य वर्तमान काल में की जा रही है। आगे चलते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो
उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। यानी उसमें तो क्रिया प्रारंभ भी वर्तमान काल में हो रही है और पूर्ण भी वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन तात्कालिक वर्तमान काल में क्रिया निरंतर वर्तमान में इस चल रहे समय में चलती रहती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, यानी मैंने पढ़ाना अभी समाप्त नहीं किया है, मैं रही हूं, यानी ये कार्य निरंतर चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। और कुछ लोग, क्योंकि इसमें क्रिया के पूर्णता का बोध नहीं होता, इसलिए कार्य की पूर्णता का बोध नहीं होता, इसलिए इसे कुछ विद्वान अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। और इसकी पहचान है कि क्रियापदों में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं आता है। जैसे रंजन दिल्ली जा रहा है, सीता गाना गा रही है, वे खेल रहे हैं। ये तीनों ही जाने की क्रिया, गाने की क्रिया और खेलने की क्रिया, ये तीनों क्रियाएं पूर्ण वर्तमान काल में नहीं हुई हैं, बल्कि चल रही हैं, यानी इनकी क्रिया में निरंतरता विद्यमान है। इसलिए ऐसी क्रिया का बोध कराने वाला जो समय है, वो जो काल है, वो कहलाता है तात्कालिक वर्तमान काल, जिसे कुछ विद्वान अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। आगे चलें। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है तात्कालिक वर्तमान काल के विषय में, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। पहली बात, तात्कालिक वर्तमान काल में बैठना, खड़ा होना, टंगना, लटकना, पहनना, लदना, बिखरना, अड़ना, रेंगना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये गत्यात्मकता के समय, यानी जब गत्यात्मकता के समय का मतलब क्या है? गत्यात्मकता के समय का मतलब है कि जब इन क्रियाओं को लगातार निरंतर किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा संपन्न किए जा रहे कार्य को अभिव्यक्त करती हैं, तब इनका रूप भूतकालिक कृदंत होता है। यानी क्रियापद में भूतकाल का प्रत्यय जुड़ता है। जैसे मैं जा रहा हूं या मेरे द्वारा जाया जा रहा है, तो यहां जो जाना प्रक्रिया है, जो जाना क्रिया है, वो भूतकालिक कृदंत है। इसको हम और आगे समझेंगे। और इसमें क्या होता है? हैं, हे, हो, हूं आदि कोई सहायक क्रिया जुड़ जाती है। यानी भूतकाल के क्रियापद में, भूतकाल के बोधक क्रियापद में वर्तमान काल बनाने के लिए उसे उसमें क्या जुड़ता है? है, हे, हो और हूं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे रहा है, रहे हैं, रहा हूं, तो हूं जुड़ गया, और रहा जो प्रक्रिया है, जो क्रियापद है, वो भूतकाल का बोधक है, यानी भूतकालीन कृदंत है वो। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उदाहरण, अनाज बिखर गया है। अगर हम हैं को हटा दें दोस्तों, तो अनाज बिखर गया, तो ये क्या हो गया? भूतकालीन कृदंत हो गया। तो इस प्रकार से श्याम अपने काम में लगा, ये भूतकालीन कृदंत हो गया। उदीयमान बैठा है, बैठा भूतकालीन कृदंत हो गया। तो इनमें हे, हैं, हो आदि आवश्यकता अनुसार लगते हैं, जब कर्ता के अनुसार, तब ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। आगे चलते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल का बोध कराता है निरंतर चल रहे। अब तात्कालिक वर्तमान काल से हमें किस किस बात का बोध होता है? सबसे पहली बात, कोई भी कार्य जो निरंतर चल रहा है उसका बोध होता है। दूसरी बात, किसी समय विशेष में कोई भी जो कार्य चल रहा है उसका बोध होता है। कार्य की निरंतरता का बोध, किसी खास समय में चल रहे कार्य का बोध, निकट अथवा निश्चित भविष्य में होने वाले कार्य का बोध। जैसे मैं सोमवार को दिल्ली जा रही हूं, तो भूतकालिक कृदंत के साथ रही हूं जुड़ गया, और इस प्रकार मैं सोमवार को दिल्ली जा रही हूं, यानी भूतकालीन जो कृदंत है उसके साथ हूं जुड़ गया। तो यानी कि भविष्य में आगे आने वाले समय में मैं जा रही हूं, तो क्रिया के भूतात्कालिक वर्तमान काल जो होता है वो किसी निकट या निश्चित भविष्य में, आगामी भविष्य में की जाने वाली क्रिया का भी बोध कराता है। इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। कार्य व्यापार दीर्घकालीन निरंतरता है। कार्य व्यापार में किसी भी कार्य को दीर्घ काल से किया जा रहा है और निरंतर चलता आ रहा है, उसका बोध भी कराता है तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे वह हमेशा झूठ बोलता रहा है, यानी जब से वह बड़ा हुआ है, समझदार हुआ है, तब से लेकर आज तक लगातार उसकी झूठ बोलने की क्रिया में निरंतरता चलती आ रही है। तो ये किसका बोध हो गया? दीर्घकालिक निरंतरता का बोध हो गया।
तो इस प्रकार तात्कालिक वर्तमान काल दीर्घकालिक निरंतरता का बोध भी कराता है। अब आता है अगला वर्तमान काल का भेद, पूर्ण वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की पूर्णता वर्तमान काल में हो। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल में क्रिया प्रारंभ हो रही है, उसमें निरंतरता है, लेकिन उसमें पूर्णता का बोध नहीं है, क्योंकि क्रिया पूर्ण हो ही नहीं रही है। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया प्रारंभ भी वर्तमान काल में हो रही है और पूर्ण भी वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के कार्य के पूर्णता का बोध वर्तमान काल में ही होता है। वर्तमान काल में प्रारंभ होकर यह क्रिया, कोई भी कार्य वर्तमान काल में ही समाप्त हो जाता है। जैसे वस्त्र भेजे गए हैं, यानी वस्त्र भेजने का कार्य, जहां कहीं भी वस्त्र भेजे जाने थे उन वस्त्रों को भेजने का कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ करके वर्तमान काल में ही पूरा कर दिया गया है। राधा आई है, यानी वर्तमान काल का में ही राधा ने आने का, राधा के आगमन का जो कार्य है वो संपन्न हो चुका है। तो इस प्रकार ये कौन सा हुआ? पूर्ण वर्तमान काल हुआ। संदिग्ध वर्तमान काल अगला वर्तमान काल का भेद है। संदिग्ध का मतलब होता है जहां संदेह हो, किसी भी कार्य के होने में जहां संदेह हो, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संदेह का बोध हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे रमा सोती होगी, दो मित्र बात कर रहे हैं, दो सखियां बात कर रही हैं और वे रमा के घर जाना चाहती हैं, तो एक सखी कहती है रमा सोती होगी, यानी संभव है रमा सोती होगी, यानी रमा सो भी सकती है और नहीं भी सो सकती, यानी संदेह है उसकी इस क्रिया के करने में, तो यहां संदेह का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह हुआ संदिग्ध वर्तमान काल। इसी तरह से राहुल पढ़ता होगा राजस्थान में ठंड होती होगी, वह खेल रहा होगा, तो यहां संदेह व्यक्त हो रहा है सभी क्रियाओं से, तो यह हुआ संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलें। संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने की संभावना का बोध हो। संदिग्ध में क्रिया के होने में संदेह होता है, निश्चितता नहीं होती, लेकिन यहां संभावना होती है। संदिग्धता और संभावना के बारीक अंतर को आप अपने ध्यान में रखेंगे। संदेह का मतलब है निश्चितता निश्चित नहीं है, और संभावना का मतलब है कि ऐसा होने की संभावना है। रमा कोचिंग गई हो, वह लौटा हो, यानी जो ये कार्य चल रहा है, जो ये काल चल रहा है, इसमें संभव है कि रमा कोचिंग गई हो इस समय, या वह घर लौट आया हो। तो ऐसी स्थिति में यहां ये क्रियाएं किस काल के बोध करा रही हैं? संभाव्य वर्तमान काल का, क्योंकि उसके लौटने की संभावना व्यक्त की जा रही है और उसके कोचिंग जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब एक और बिंदु यहां पर ध्यान में रखना है आपको। कुछ वैयाकरण संभाव्य वर्तमान काल का उल्लेख नहीं करते, यानी कुछ पुस्तकें दोस्तों आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें संभाव्य वर्तमान काल का उल्लेख ही नहीं किया गया है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि हमने जिन 5 वर्तमान काल के भेदों पर बात की, वर्तमान काल के अधिकतर विद्वान 4 भेद ही मानते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु 4 भी नहीं मानते। वे कहते हैं कि प्रत्येक काल के केवल 3 भेद हैं, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण। यानी इसके आधार पर आप ध्यान रखेंगे कि सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ये तो वर्तमान काल के भेद हो गए। किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। और इसी तरह से सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और सामान्य भविष्यत्काल, पूर्ण भविष्यत्काल और अपूर्ण भविष्यत्काल। तो कामता प्रसाद गुरु ने प्रत्येक काल के 3 भेद माने हैं। कुछ पुस्तकों में 5 भेदों की चर्चा की जाती है, तो 5 भेदों की हम यहां चर्चा कर चुके हैं, और कुछ संभाव्य वर्तमान काल की चर्चा करते ही नहीं और 4 ही भेद वर्तमान काल के मानते हैं। इन तीनों मतों को आप अपने ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। अब बात आती है दूसरे काल की, भूतकाल की। यानी भूतकाल वो काल जिसमें क्रिया का बोध, किसी भी कार्य के होने का बोध बीते हुए समय में होता है। जिस क्रिया से बीते हुए समय में किसी कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं दोस्तों। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब है निकट, आसन्न का मतलब होता है निकट ही, समीपता का बोध कराता है। ये सामीप्य कर लेंगे इसको, सामीप्य शब्द ज्यादा सही लग रहा है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल।
ये 6 भेद भूतकाल के विद्वानों के द्वारा माने गए हैं। अब इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, यानी जिस क्रिया से कार्य के बीते हुए समय में प्रारंभ होकर समाप्त होने का बोध हो, वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मोहन सोया, यानी मोहन के सोने की प्रक्रिया कहां कब समाप्त हो गई? भूतकाल में समाप्त हो गई। भूतकाल में शुरू हुई, भूतकाल में समाप्त हो गई, तो ये हो गया सामान्य भूतकाल, राधा गई। अब दूसरा आता है आसन्न भूतकाल, जिस क्रिया से निकट भूत में, यानी अभी अभी जो समय बीता है उसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राम अभी आया है, यानी इस वक्त जो समय चल रहा है उससे कुछ समय पहले ही जो भूतकाल में बन गए हैं, जो वर्तमान के क्षण, उसमें राम का आगमन का कार्य संपन्न हुआ है, वह पढ़ा है, यानी पढ़ाई उसकी पूरी हो चुकी है। निकट में ही पाकिस्तान ने हमला किया है, यानी पाकिस्तान की हमले की क्रिया जो है वो निकट आसन्न समय में, यानी आसन्न भूतकाल के समय में पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। तो यहां निकटता का बोध भूतकाल में जहां हो, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। अब दोस्तों, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ये दोनों ही वाक्य, इन दोनों में लिखे हुए वाक्य बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका पर गहन अध्ययन किया जाए, तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने आसन्न भूत तथा पूर्ण वर्तमान काल को एक माना है। ध्यान देंगे, जिस भूतकाल के जिस भेद की चर्चा हमने की आसन्न भूतकाल के नाम से, उसको और पूर्ण वर्तमान काल को पंडित कामता प्रसाद गुरु एक ही मानते हैं। और आप स्वयं भी देखेंगे कि आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में कोई अंतर है ही नहीं। और वे क्या लिखते हैं इसके विषय में, ये मत आप लोगों को पता होना चाहिए। कालों के नामों में हमने केवल प्रचलित आसन्न भूतकाल के बदले पूर्ण वर्तमान काल नाम रखा है, यानी उन्होंने आसन्न भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल कहकर के संबोधित किया है। उनकी दृष्टि में निष्कर्ष ये हुआ कि उनकी दृष्टि में आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल एक ही बात है। इस काल से भूतकाल में होने वाली क्रिया की पूर्णता वर्तमान काल में सूचित होती है। इस बिंदु को ध्यान देंगे, क्रिया शुरू तो भूतकाल में होती है, लेकिन वो क्रिया पूर्ण होती है वर्तमान काल में। इसलिए यह पिछला नाम ही अधिक सार्थक जान पड़ता है। इसलिए पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि इस काल को, जिसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं, उसे वास्तव में पूर्ण वर्तमान काल कहना ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि जो क्रिया अतीत काल में प्रारंभ होकर वर्तमान में समाप्त हो रही है, यानी उसकी पूर्णता वर्तमान काल में हो रही है, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल ही कहना चाहिए, आसन्न भूतकाल नहीं। अब इसके विषय में कुछ एक दो विद्वानों के और मत जान लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह भी आसन्न भूत के साथ कोष्ठक में, जहां वो चर्चा करते हैं अपनी पुस्तक में, उसमें आसन्न भूत के साथ कोष्ठक में पूर्ण वर्तमान काल लिखते हैं। और इस प्रकार वे पंडित कामता प्रसाद गुरु के मत का ही समर्थन करते हैं। यानी डॉक्टर नामवर सिंह भी आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान काल को एक ही मानकर चलते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ श्रीवास्तव इस बात को नहीं मानते और वो आसन्न भूत अंतर करते हैं सामीप्य बोध के आधार पर। किसमें? पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि आसन्न भूतकाल में सामीप्य बोध होता है। सामीप्य बोध मानसिक स्तर पर होता है, भौतिक स्तर पर नहीं। जैसे वे उदाहरण देते हैं कि जैसे कालिदास ने शाकुंतलम की रचना की, तो कालिदास ने शाकुंतलम की रचना की, ये भूतकाल है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कालिदास ने शाकुंतलम की रचना की है, तो यहां हो जाता है सामीप्य बोध, यानी कालिदास के द्वारा जो शाकुंतलम का रचना काल है, उसे हम अपने मानसिक स्तर पर समीप निकट अनुभव करते हैं, तो ये है उनका सामीप्य बोध। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको सभी मत बता दिए हैं। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। विकल्प में जो भी हो, उसी के आधार पर स्वविवेक से निर्णय आपको लेना होगा। दोनों ही स्थितियां स्पष्ट हैं। अब बात आती है पूर्ण भूतकाल की।
जिस क्रिया से भूतकाल में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उसने राम को देखा था, यानी देखने की जो क्रिया है वो भूतकाल में ही समाप्त हो गई। कालिदास ने रघुवंश लिखा था, जिसकी चर्चा मैंने शाकुंतलम के जरिए की आपसे अभी। वही का वही वाक्य है, लेकिन उसमें है क्रिया वर्तमान काल की जुड़ी थी और यहां पर था है, तो यानी ये पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि भूतकाल में ही कालिदास ने रघुवंश जैसे अद्भुत महाकाव्य को लिखने की प्रक्रिया समाप्त कर दी थी। तो यहां क्रिया प्रारंभ भी हो रही है भूतकाल में और उसकी पूर्णता भी भूतकाल में ही हो रही है, तो इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल होगा। आगे चलें। अपूर्ण भूतकाल, जिस तरीके से हमने तात्कालिक वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल को पढ़ा था कि उसमें क्रिया प्रारंभ होती है भूतकाल में लेकिन निरंतर चलती रहती है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो उसी तरह से जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य की समाप्ति की अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माया सो रही थी, यानी जब हमने अतीत काल में माया को देखा तो वो निरंतर सो रही थी, यानी उसके सोने की क्रिया समाप्त नहीं हुई थी, पूर्ण नहीं हुई थी, तो यानी अपूर्ण ये क्रिया रही उसकी सोने की, तो ऐसी स्थिति में ये होगा अपूर्ण भूतकाल। इसी तरह से दिव्या नृत्य कर रही थी, जब हमने उसे अतीत काल में देखा, बीते हुए समय में देखा, तो उसे नृत्य करते हुए देखा और उसका नृत्य का कार्य उस समय तक पूरा नहीं हुआ था जब हम उसे देख रहे थे, तो ऐसी स्थिति में यह भी हो गया अपूर्ण भूतकाल। अब बात आती है संदिग्ध भूतकाल की। जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य की समाप्ति में संदेह हो, संदिग्धता हो, वह उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने वहां बता दिया होगा, संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि जो बात हमने छिपाने के लिए कही है संभवतः वह उसने वहां पर जाकर बता दी होगी, यानी संदिग्धता का बोध हो रहा है इस वाक्य से, तो ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल की श्रेणी में आएगा। वहां वर्षा हो चुकी होगी, आपने कहा होगा, इन सभी वाक्यों में भूतकाल में हो रहे किसी कार्य की संदिग्धता व्यक्त हो रही है, संदिग्धता का बोध करा रही हैं ये क्रियाएं, तो ऐसी स्थिति में ये संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। अब आता है छठा हेतु हेतुत्मक भूतकाल। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं दोस्तों वो हेतु हेतुत्मक भूतकाल पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। जब किसी भी वाक्य में कार्य और कारण का संबंध हो, समझ लीजिए हेतु और भूतकाल हो, तो हेतु हेतुत्मक भूतकाल माना जाएगा। जिस क्रिया से किसी कार्य के किसी कारणवश भूतकाल में संपन्न न हो सकने का बोध हो उसे हेतु हेतुत्मक भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वह समय पर जाता तो काम हो जाता। जाता जो क्रिया है वो भूतकाल की है। अब काम न होने का कारण क्या बताया जा रहा है, हेतु बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि यदि वह समय पर जाता तो उसका काम हो जाता, यानी काम के न होने का कारण यहां पर बताया जा रहा है। तो इसलिए यह हेतु हेतुत्मक भूतकाल हुआ, क्योंकि यह कार्य भूतकाल में की क्रिया से अभिव्यक्त हो रहा है, भूतकाल का बोध यहां क्रिया से हो रहा है। यदि वर्षा होती तो ठंड बढ़ जाती, यानी भूतकाल में बीते हुए समय में कहा जा रहा है कि यदि वर्षा हो जाती तो ठंड बढ़ जाती। तो इस प्रकार यहां भी कारण बताया जा रहा है कि वर्षा अगर हो जाती, कारण होता वर्षा होने का, तो ठंड बढ़ सकती थी, बढ़ जाती, निश्चित रूप से बढ़ जाती। तो ऐसी स्थिति में कार्य कारण का संबंध भूतकाल में दिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों वाक्यों में हेतु हेतुत्मक भूतकाल है। आगे चलें। अगर वह परिश्रम करता तो उसका चयन हो जाता, यहां भी कार्य कारण का संबंध है और भूतकाल की क्रिया से उसके भूतकाल में हो पाने का बोध हो रहा है, तो यहां भी हेतु हेतुत्मक भूतकाल है। अब आता है तीसरा काल, भविष्यत काल। जिस क्रिया से आने वाले समय में किसी कार्य के किए जाने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। वैयाकरणों ने भविष्यत काल के प्रमुखतः दो भेद माने हैं दोस्तों, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। लेकिन कुछ विद्वान इसमें हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल की चर्चा भी करते हैं, इसलिए हम इन तीनों भेदों की चर्चा यहां पर करेंगे। कुछ वैयाकरणों ने हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल का भी उल्लेख किया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो इस प्रकार भविष्यत काल के भी तीन भेद माने गए। पहला सामान्य भविष्यत काल, यानी क्रिया के जिस रूप से
किसी कार्य के भविष्य में यानी आने वाले समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रमा दिल्ली जाएगी यानी आने वाले समय में जाएगी, श्याम खेलेगा, आने वाला जो समय है उसमें श्याम खेलेगा, मैं रंजना से मिलूंगी, यानी ये तीनों क्रियाएं, दिल्ली जाने की, खेलने की और मिलने की, ये तीनों क्रियाएं आगामी भविष्य में आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं का बोध कराती हैं, इसलिए ये सामान्य भविष्यत काल कहलाएगा। आगे चलें। अब है संभाव्य भविष्यत काल, यानी भविष्य में आने वाले समय में जिससे किसी भी कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, संभव है कल राम लौट आए, यानी आने वाले कल में राम के लौटने की संभावना है, तो संभावना व्यक्त हो रही है, तो संभाव्य भविष्यत काल हो गया। लगता है वह कल पुस्तक लेकर ले आएगी, यानी उसके द्वारा कल आने वाले कल में पुस्तक लेकर आने का की संभावना व्यक्त हो रही है इस वाक्य से, तो यहां भी संभाव्य भविष्यत काल है क्योंकि संभावना आने वाले समय के विषय में व्यक्त की जा रही है, पुस्तक लाने की और राम के लौट आने की, तो संभाव्य भविष्यत काल होगा। संभाव्य भविष्यत काल से ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अनुमान व्यक्त होता है, तो अनुमान व्यक्त हो रहा है, अनुमति व्यक्त होती है, इच्छा व्यक्त होती है, आशीर्वाद व्यक्त होता है और आदेश व्यक्त होता है। यानी संभाव्य भविष्यत काल से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष और आदेश, ये 5 प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। चलिए इनका उदाहरण देखते हैं। अब मैं यहां से जाऊं, अनुमति, संभव है वह कल बाहर हो, अनुमान, ईश्वर आपका कल्याण करें यानी कल्याण की इच्छा, दीर्घायु हो, आशीष, तुम कल उससे मिलना, आदेश। तो इस तरह से संभाव्य भविष्यत काल से अनुमति, अनुमान, इच्छा, आशीष और आदेश जैसे भावों का बोध होता है। तो जहां भविष्यत काल की क्रिया के साथ इन भावों का बोध हो तो आप समझ लीजिए संभाव्य भविष्यत काल का प्रयोग वाक्य में हुआ है। अब बात आती है हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल की, जिस क्रिया से भविष्य में किसी कार्य के होने अथवा न होने के किसी कारण विशेष पर निर्भरता का बोध हो, वहां क्या होता है? हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल होता है। जैसे यदि वह बुरी आदतें छोड़ देगा तो सभी उसे पसंद करने लगेंगे, और हेतु हेतुत्मक भूतकाल में क्या था? यदि वह अपनी बुरी आदतें छोड़ देता, भूतकाल का बोध देता, तो उसे सभी पसंद करने लगते, भूतकाल की क्रिया। लेकिन यहां क्या है? देगा, लगेंगे, यानी भविष्य काल में किसी भी कार्य के होने का कारण यहां बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है? यदि वह बुरी आदतें छोड़ देगा, आने वाले समय में छोड़ देगा, तो सभी उसे पसंद करने लगेंगे, यानी कारण बताया जा रहा है भविष्य काल में एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल हो गया। इसी तरह से यदि वह समय रहते इन स्थितियों को समझ लेगा तो उसकी राह आसान हो जाएगी, यहां क्रियाएं लेगा और हो जाएगी, ये सब भविष्यत काल का बोध कराने वाली क्रियाएं हैं और कारण और कार्य का संबंध है, इसलिए हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल हो गया। जब भी कभी परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों हेतु हेतुत्मक भूतकाल पर और भविष्यत काल पर भी, तो आप इन क्रियाओं पर ध्यान दें, इन क्रियापदों पर ध्यान दें। क्रियापद अगर भविष्य काल का है तो हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल है, और यदि भूतकाल का है तो हेतु हेतुत्मक भूतकाल माना जाएगा। आगे चलें। अब ये जितने भी काल हमने पढ़े दोस्तों, विभिन्न कालों के भेदों को की बारीकी को हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं, यानी एक बार एक नजर सब पर डाल देते हैं ताकि किसी तरह का कोई भ्रम, कोई संदेह, कोई शंका न रहे। तो सबसे पहले वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, रंजना पढ़ती है। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, रंजना पढ़ती है वर्तमान काल की क्रिया, पढ़ी भूतकाल की क्रिया, रंजना पढ़ेगी भविष्यत काल की क्रिया। इसी तरह से तात्कालिक, जिसे हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, रंजना पढ़ रही है क्योंकि कार्य की पूर्णता का बोध इस काल में नहीं होता, निरंतरता होती है। अपूर्ण भूत, रंजना पढ़ रही थी, भूतकाल में कार्य की निरंतरता का बोध यहां पर होता है। संभाव्य भविष्यत, क्योंकि अपूर्ण भविष्य नहीं होता भविष्य काल में,
तो इसलिए यहां संभाव्य भविष्य की बात की जा रही है। शायद रंजना पढ़े, यानी रंजना के पढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये हो गया संभाव्य भविष्य काल। आगे चलें। संदिग्ध वर्तमान, रंजना पढ़ती होगी। संदिग्ध भूत, रंजना पढ़ रही होगी। क्रियाओं पर ध्यान देना है दोस्तों काल को समझने के लिए। पढ़ती होगी, वर्तमान काल की क्रिया, पढ़ रही होगी, रही भूतकाल की क्रिया, और संदेह व्यक्त हो रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत में ये अंतर है। पूर्ण वर्तमान, रंजना पढ़ी है, रंजना से पढ़ा गया है, यानी कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल में ही पूरा हो गया। पूर्ण भूत, रंजना पढ़ी थी, तो यानी भूतकाल में रंजना ने पढ़ने का कार्य पूरा कर लिया था। संभाव्य वर्तमान काल, रंजना पढ़ती हो। आसन्न भूत, रंजना पढ़ी है। पूर्ण भूत और आसन्न भूत के विवाद को मैं आपको बता ही चुकी हूं, उसे आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से हेतु हेतुमत भूत, यदि पुस्तकें होती तो रंजना पढ़ती, यानी रंजना क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि उसके पास पुस्तकें नहीं थी। और क्रिया किसकी है, भूतकाल की, तो हेतु हेतुमत भूतकाल हो गया। यदि वह परिश्रम करेगी तो अवश्य सफल होगी, और इसी वाक्य को हम इस तरीके से कह सकते हैं, यदि पुस्तकें होंगी तो रंजना अब पढ़ेगी, तो हेतु हेतुमत भविष्य काल हो गया। आगे चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों, काल के विषय को हम पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं। अब बात आती है दूसरे एक महत्वपूर्ण विषय की, वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य किसी भी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की है या भाव की, इनमें से किसकी प्रधानता है, इसका बोध जिन शब्दों के माध्यम से होता है उन्हें हम वाच्य कहते हैं। वाच्य से किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया में होने वाले परिवर्तन ज्ञात होते हैं। वाच्य से क्या ज्ञात होते हैं कि कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, पहली बात। दूसरी बात, कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्म के अनुसार क्रिया है या भाव के अनुसार क्रिया है, तो क्रिया में जो परिवर्तन होते हैं कर्ता, कर्म और भाव के अनुरूप, उसका बोध भी हमें वाच्य के माध्यम से ही होता है। आगे चलें। उदाहरण देखिए, अंजना पुस्तक पढ़ती है, क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया अंजना करता है, और पढ़ती है क्रिया अंजना के अनुकूल, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, यानी कर्तृवाच्य है। अंजना के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां जो पढ़ी जाती क्रिया है दोस्तों, वो अंजना के अनुसार नहीं है, बल्कि किसके अनुसार है, पुस्तक के अनुसार है। अंजना पढ़ी जाती है, वाक्य ही गलत हो गया, लेकिन हम कहें पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक कर्म है और उसके अनुसार यहां क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के अनुसार पुस्तक कर्म है और कर्म के अनुसार यहां क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो कर्मवाच्य हो गया। तो हमने जो कहा, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में होने वाले परिवर्तनों का बोध कराने का कार्य करते हैं वाच्य। अंजना से पढ़ा नहीं जाता, भाव के अनुसार क्रिया है। न पढ़ पाने का, न पढ़ सकने का जो भाव है उसके अनुसार क्रिया निर्धारित की गई है। न इसमें पुस्तक प्रधान है, न इसमें अंजना, बल्कि भाव प्रधान है, न कर्ता प्रधान है, न कर्म प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में हो गया भाव वाच्य, क्योंकि न पढ़ पाने का जो भाव है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग यहां पर किया गया है। अब वाच्य के अनुसार वाच्य के 3 भेद माने गए हैं, जिनकी चर्चा हम कर ही चुके हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इन तीनों वाच्यों के विषय में मोटे तौर पर तो हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम इनके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी जान लेते हैं। पहली बात, कर्तृवाच्य में क्या क्या होता है आपको कंठस्थ करना है, समझ लेना है, वाक्यों का अभ्यास करना है, और उसमें ये सब चीज, इन बिंदुओं को तलाश करेंगे आप तो आपका अभ्यास हो जाएगा और आप कभी वाच्य की पहचान करने में या वाच्य का परिवर्तन करने में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात, कर्तृवाच्य वहां होता है जहां कर्ता प्रधान हो। अब कैसे पता चले कि कर्ता प्रधान है? जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है वहां कर्ता ही प्रधान होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। दूसरा बिंदु, फिर वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता होता है, यानी जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है, यानी वाक्य में जो कर्ता है वही उद्देश्य है और जो क्रिया उसके द्वारा संपन्न की जा रही है वो विधेय की श्रेणी में आती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं,
उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कोई बात कही जाती है उद्देश्य, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उद्देश्य, और जो क्रिया की जाती है, जो बात कही जाती है, वो विधेय होता है। इस बात को हम जब वाक्य पढ़ेंगे तब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उद्देश्य और विधेय की पहचान पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लीजिए। अगला बिंदु, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष परिवर्तित होते हैं। राम पढ़ता है, तो हमने क्रिया राम जो करता है, पढ़ने की क्रिया करने वाला है, उसके अनुसार पढ़ता है कहा। लेकिन हम कहते हैं कि राम और श्याम पढ़ते हैं, तो हम क्रिया के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि कर्ता अब बहुवचन में हो गए, यानी दो व्यक्ति हो गए, और हिंदी में द्विवचन क्योंकि होता नहीं, तो एक से अधिक है यानी बहुवचन है, तो हमने पढ़ता की जगह कर दिया पढ़ते, और है की जगह कर दिया हैं, यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जो बहुवचन का परिचायक होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जिन वाक्यों में कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष परिवर्तित होते हैं, वहां कर्तृवाच्य होता है। अकर्मक, एक और महत्वपूर्ण बिंदु, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। अब बात आती है कर्मवाच्य की, यानी जिस तरीके से कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, उसी तरह से कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। पहला बिंदु। दूसरी बात, जैसे कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का परिवर्तन कर्तृवाच्य में होता है, यहां कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष परिवर्तित होते हैं। जैसे एक वाक्य यहां उदाहरण के तौर पर मैंने दिया कि संजय के द्वारा नोट्स बना लिए गए। तो इसको टुकड़ों में इसलिए किया है दोस्तों, ताकि एक एक बिंदु को मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। संजय के द्वारा, संजय क्या है? नोट्स बनाने वाला है, यानी कर्ता है। तो संजय के द्वारा, संजय कर्ता हो गया, करण कारक हो गया के द्वारा, अन्य पुरुष, क्योंकि संजय ना मैं हूं ना आप है बल्कि कोई अन्य ही है, तो अन्य पुरुष हो गया, और एक वचन हो गया, यानी कर्ता में करण कारक का प्रयोग हुआ, अन्य पुरुष और एक वचन का प्रयोग हुआ। अब नोट्स पर बात आती है, क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य है ये वाक्य, तो नोट्स कर्म है, क्योंकि क्या बनाया गया है? नोट्स बनाए गए हैं। पुल्लिंग है, बहुवचन है और अन्य पुरुष है। कर्ता तो एक वचन है लेकिन कर्म बहुवचन है। और हम देखेंगे बना लिए गए हैं, यहां जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, और नोट्स के अनुसार यहां भी पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहां इस वाक्य में किसके अनुसार लिंग वचन और कारक नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में ये वाक्य हुआ कर्मवाच्य। आगे चलें। केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, इस बात को भूलेंगे नहीं। कर्तृवाच्य में अकर्मक भी होती हैं, सकर्मक भी होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कर्मवाच्य निषेधात्मक नहीं होते। कोई भी बात जब मैं कहती हूं दोस्तों, तो उसका मतलब 100% नहीं होता, क्योंकि अपवाद व्याकरण के हर नियम के आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका मतलब होता है बहुधा, अक्सर, यानी अधिकांशतः ऐसा होता है। तो कर्मवाच्य निषेधात्मक नहीं होते, और इसमें जिन परसर्गों का प्रयोग होता है वो या तो होता है से या होता है के द्वारा। तो इन बिंदुओं को अगर हम ध्यान रख लेंगे तो संभवतः हम कर्मवाच्य को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, पहचान पाएंगे। जैसे उसके द्वारा गाया जाता है तो के द्वारा का प्रयोग हो गया, उससे गाया जाता है तो से परसर्ग का प्रयोग हो गया। अब बात आती है भाववाच्य की। तो जिस तरह से कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, उसी तरह से भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, और भाववाच्य की जो क्रिया है वो भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, भाव की प्रधानता होती है। केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग, ध्यान देंगे, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। से के द्वारा परसर्गों का प्रयोग कर्मवाच्य में भी होता है और भाववाच्य में भी होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य अकर्मक है, कोई भी वाच्य कर्मवाच्य है या भाववाच्य? तो आप देखेंगे कि जहां कर्म की प्रधानता है वहां कर्मवाच्य है, क्योंकि परसर्ग तो से और के द्वारा समान है दोनों में ही, और जहां भाव की प्रधानता है वहां आप भाववाच्य ही मानेंगे। जैसे उसके द्वारा गाया नहीं जाता, यानी गाने की असमर्थता
का भाव यहां अभिव्यक्त हो रहा है और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहां कर्म के स्थान पर असमर्थता व्यक्त हो रही है, असमर्थता का भाव प्रधान है, इसलिए यहां भाववाच्य हो गया। भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र, वह न तो कर्ता के अधीन और न कर्म के अधीन, नहीं गाया नहीं जाता, ये न तो कर्म के अनुसार है और न कर्ता के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार है, इसलिए एक प्रकार से ये स्वतंत्र है वाक्य में क्रिया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए वाच्य के विषय में। क्रिया का कर्ता यदि अज्ञात है अथवा उस वाक्य में उसके व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हमेशा कर्मवाच्य होगा। जैसे चोर पकड़ा गया है, तो यहां चोर के पकड़ने की जो क्रिया है उसका कर्ता किसने पकड़ा है ये अज्ञात है, और इस वाक्य से ये भी जरूरत नहीं हो रही है कि हम उस क्रिया कर्ता को पहचाने, उसके बारे में सोचें, उसकी आवश्यकता नहीं हो रही क्योंकि वाक्य अपने आप में पूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में कर्म प्रधान है, पकड़े चोर को पकड़ने का जो कर्म है वो प्रधान है, तो यहां कर्मवाच्य हो गया। औपचारिक पत्र जितने भी होते हैं, कानूनी भाषा जहां होती है, सरकारी पत्र जहां होते हैं, वहां सभी जगह कर्मवाच्य होता है। जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल यातायात बंद रहेगा या भारत बंद रहेगा या कल महाविद्यालय, नगर के सभी महाविद्यालय बंद रहेंगे, इस तरह की जहां भी भाषा का प्रयोग किया जाता है वहां क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे स्थलों पर भाववाच्य का भी उल्लेख करते हैं दोस्तों, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है क्योंकि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इन्हें कर्मवाच्य ही माना है। आगे चलें। अभिमान से कही गई बात जहां हो वहां भी कर्मवाच्य होता है, उसे बुलाया गया है, तो अभिमान का भाव है, बुलाया जाने की क्रिया संपन्न हो रही है, तो यहां पर कर्मवाच्य होगा। असमर्थता की अभिव्यक्ति जहां हो वाक्य में वहां भाववाच्य होता है। वृद्ध से चला नहीं जाता, यानी न चल पाने की जो असमर्थता है वृद्ध की, उस भाव को यहां इस वाक्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो भाव प्रधान है, इसलिए भाववाच्य यहां होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहीं कहीं कर्मवाच्य में भी असमर्थता की अभिव्यक्ति की चर्चा की है, लेकिन उन्होंने प्रमुख रूप से असमर्थता की अभिव्यक्ति भाववाच्य में ही मानी है। भाववाच्य की क्रियाएं हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही होती हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि वहां कर्ता की प्रधानता नहीं होती, भाव की प्रधानता होती है। द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है और गौण कर्म यथावत रहता है। यानी जहां पर दो क्रियाएं हो और कर्मवाच्य हो, तो वहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि वाक्य का जो मुख्य कर्म है वो उद्देश्य होगा वाक्य का, और गौण कर्म अपने यथास्थिति रूप में ही रहेगा। जैसे पुलिस के द्वारा चोर को दंड दिया जाता है, तो उद्देश्य क्या है, दंड दिया जाता है, और गौण कर्म क्या है, चोर को, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहा, दंड दिया जाता है, इसमें क्रिया में परिवर्तन हो गया। अब बात आती है कैसे वाच्य का परिवर्तन किया जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदलें। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, जब हमें कोई ऐसा वाक्य दिया जाए जो कर्तृवाच्य में है और हमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक जोड़ना है सबसे पहला काम, और करण कारक के परसर्ग क्या है, से और के द्वारा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। दूसरा, मुख्य कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाए, क्योंकि कर्ता में कर्म के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष का निर्धारण होता है, लेकिन यहां कर्म में कर्म के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष का ध्यान रखते हुए क्रिया को निर्धारित किया जाता है। जैसे मनोज पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ाने की क्रिया का कर्ता क्या है, मनोज है, तो कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन क्योंकि क्रिया उड़ा रहा है किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, तो क्रिया यहां पर मनोज कर्ता के द्वारा नहीं है, के अनुसार नहीं है, बल्कि पतंग के अनुसार है। मनोज पतंग उड़ाई जा रही है, बात बनेगी नहीं, पतंग उड़ाई जा रही है, यानी कर्म के अनुसार यहां क्रिया निर्धारित हो रही है। और मनोज तो पुल्लिंग है लेकिन पतंग स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग की क्रिया का ही यहां पर प्रयोग किया गया है। तो दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है।
सच्चे मित्र बुरे वक्त में सहायक होते हैं, कर्तृवाच्य है। सच्चे मित्रों के द्वारा बुरे वक्त में सहायता की जाती है, कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि के द्वारा प्रयोग हो गया। सहायता जो कर्म है सहायता करने का, उसके अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग हो गया, तो अब कर्तृवाच्य न होकर यह वाक्य हो गया कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बदलें? उल्टा करना होगा हमको। हम जो अब तक पढ़कर आए हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण करेंगे, परसर्गों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जहां आवश्यकता हो वहां किया जाएगा, लेकिन कोई आवश्यकता परसर्ग की नहीं है, जबकि कर्मवाच्य में से या के द्वारा के का प्रयोग अनिवार्य होता है। कर्ता के अनुसार आवश्यकता अनुसार परसर्ग का प्रयोग किया जाए। कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाए। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्म के वचन के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाए। जैसे विमला के द्वारा भाषण दिया गया, तो जो क्रिया है ये भाषण दिया गया, भूतकाल की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि भाषण देने का कार्य किया जा रहा है, तो होने पर कर्म के वचन के अनुसार, कर्म का वचन क्या है? भाषण एक वचन है, और उसके अनुसार दिया गया यहां पर प्रयुक्त किया है। लेकिन जब हम कर्तृवाच्य में आएंगे तो विमला भाषण देती है, तो विमला के अनुसार हम क्रिया के रूप में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि विमला कर्ता है, भाषण देने वाली है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की बात आती है। कर्ता के साथ यहां भी कर्मवाच्य की तरह से परसर्ग और के द्वारा परसर्गों का प्रयोग किया जाएगा। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया और अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। ज्यादातर भाववाच्यों में निषेधवाचक भाववाच्यों का प्रचलन अधिक है। परीक्षा में भी निषेधवाचक भाववाच्य ही अधिक पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वाक्य में भाव की प्रधानता का ध्यान रखा जाता है, जैसे वह क्षण भर भी चुप नहीं रह सकती, कर्तृवाच्य है, लेकिन उससे क्षण भर भी चुप नहीं रहा जाता, भाववाच्य हो गया। यानी वह की जगह हमने से का प्रयोग कर लिया, करण कारक का प्रयोग कर लिया, उससे क्षण भर भी चुप नहीं रहा जाता, और चुप उससे के अनुसार नहीं बल्कि चुप के अनुसार क्रिया का निर्धारण, भाव चुप न रह पाने के भाव के अनुसार यहां क्रिया का निर्धारण किया गया, तो ऐसी स्थिति में यह हो गया भाववाच्य। वह जमीन पर नहीं लेट सकता, कर्तृवाच्य है, उससे जमीन पर लेटा नहीं जाता। देखिए जितने भी भाववाच्य के उदाहरण हैं उनसे आप देखेंगे कि किसी न किसी कार्य को करने की असमर्थता का हमें बोध हो रहा है, तो जहां किसी भी कार्य को करने की असमर्थता का बोध होता है वहां पर भाववाच्य होता है, क्योंकि भाव असमर्थता का जो भाव है वो वाक्य में प्रधान हो जाता है। उससे जमीन पर नहीं लेटा जाता। आइए चलें, कर्तृवाच्य है, आओ चला जाए भाववाच्य है, चलने का भाव यहां पर व्यक्त हो रहा है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने बात की काल और वाच्य की। हर सत्र की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।